हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपनी जीएस कंटेंट के वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर इस समय हम करंट में भी देखें तो रिसेंट न्यूज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरी तरह से जो फैल चुका है न्यूज़ में, वो ये चल रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो हवा का है, वातावरण का जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप बात करें दिल्ली राजधानी की जो कि भारत की है, अगर आप गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, ऐसे कानपुर ऐसे जगहों की बात करें तो यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। हवा का जो एक इनहेलिंग जो आप जैसे हम जो भी हवा इनहेल करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी उसकी ख़राब हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा डिटियोरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रही हैं। और हिदायत दी जा रही है कि कहीं शायद लॉकडाउन या इमरजेंसी भी लगानी पड़े तो लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर के अंदर ही नज़रबंद रहे। तो इस तरीके की जो ये सिचुएशन अराइज हुई है, ये हुई है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। बात करें कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये पोल्यूशन और स्मॉग देखा जा रहा है। और अभी हाल ही में जो हमने इतना बड़ा फेस्टिवल दिवाली सेलिब्रेट किया, इसमें भी जो क्रैकर बर्स्टिंग का ये जो पूरा एक एपिसोड क्रिएट होता है रात के समय में, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्मॉग जो है पैदा हो चुका है एनवायरनमेंट में, और जो अब काफ़ी हद तक हमारे हेल्थ हजार्ड की तरह एक भयानक रूप लेके सामने आ रहा है। तो आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बन के आते हैं आपके सारे ही इंपॉर्टेंट पेपर्स में। शुरुआत करते हैं, थ्योरेटिकल वीडियो है। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट all is considered and taken as regarded as in the environmental pollution term. So hereby starting, environment pollution is the addition of contaminants into the natural environment that causes detrimental effects to nature. तो साफ साफ बताया जा रहा है कि इस तरीके के कंटामिनेंट्स जो हवा से मिलते नहीं हैं, उनमें घुलते नहीं, एंड दे आर कंसिडर्ड एज रॉ यानी कि खराब फॉर्म के पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स जो हवा में नहीं मिल पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हवा को पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेचर को जो है डिट्रीमेंटल यानी कि ऑपोजिट या वर्स एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो देखने पड़ते हैं। Natural resources and mankind. Any unnatural and negative changes in all the dimensions like chemical, physical and biological characteristics of any component of the ecosystem, that is air, water or soil, which can cause harmful effects on various forms of life and property is called environmental pollution. यानी अगर हम बात करें नेचर यानी प्रकृति के नेचुरल कंपोनेंट्स की, हवा, पानी, ये सब जो है एक नेचुरल कंपोनेंट है, और इनमें जब ऐसे कंटामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स जो मिक्स नहीं हो पाते हैं ये ऐड हो जाते हैं और उसका जो फॉर्म है केमिकली हो या फिजिकली हो या नेचुरली हो उसको बिगाड़ देते हैं, उसका स्टेट जो है वो डिटीरियोरेट कर देते हैं। तो इस पूरे जो ये प्रोसीजर होता है, जब ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन एनिमल्स की भी बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स देने लगता है, तब हम इस पूरे ही प्रक्रिया को कहते हैं कि एनवायरमेंट इज हेंस पोल्यूटेड। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके कॉजेज, उसके टाइप्स और क्या क्या क्वेश्चंस उन पे बन के आते हैं, उन सारी ही इंपॉर्टेंट बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। लेट्स नो वंस अगेन व्हाट इज एनवायरमेंट पोल्यूशन. Environment pollution is the addition of contaminants into the natural environment that causes detrimental effects to nature, natural resources and mankind. Any unnatural and negative changes in all the dimensions like chemical, physical, biological characteristics, as I already told you, of any component of the ecosystem, that is air, water or soil, which can cause harmful effects on various forms of life and properties, called environment pollution. What is a pollutant? अभी हमने बात करी कि कंटामिनेंट, पॉल्यूटेंट, इन टर्म्स का बेसिकली अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। तो any substance which causes harmful effects or uneasiness in the organism, then that particular substance may be called as a pollutant. तो ऐसी कोई भी pollutant जो बेसिकली uneasiness क्रिएट कर रहा है शरीर में और अनकंफर्टेबल कर दे रहा है आपको आपकी किसी भी प्रक्रिया में, और हवा में या मिट्टी में या पानी में जिसमें भी वो प्रेजेंट है वो मिल नहीं रहा, घुल मिल नहीं रहा, उससे डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट इन दिस प्रोसीजर कॉल्ड पोल्यूशन. The materials that cause pollutions are of two types. अब हम जानते हैं कि कौन से दो तरीके के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। बात करते हैं पहले परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगी
कि लास्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब भर्ती आई तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, एज सच ये सवाल बन के आया था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं एक टर्म वाइज क्वेश्चन बन के आया था, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट। इसी वजह से ये पूरा थ्योरेटिकल वीडियो हमने कंपाइल किया है, जिसको हम आपके सामने लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसकी सीरियसनेस को समझेंगे और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे और साथ अपना बनाए रखेंगे। तो हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि परसिस्टेंट पोल्यूटेंट क्या होता है। तो ये जो पोल्यूटेंट होते हैं, दीज पोल्यूटेंट्स विच रिमेन कंसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दे आर कॉल्ड परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। तो क्योंकि आपको नाम से ही, उसके शब्द से ही जो है उसका अर्थ समझ में आ रहा है, परसिस्टेंट मतलब होता है कोई भी चीज जो परसिस्ट करे, जो ठहराव के साथ रुकी रहे कुछ लंबे समय तक के लिए, उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंटली जो भी पॉल्यूटेंट हवा में, पानी में, सॉइल में बने रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, पेस्टिसाइड, न्यूक्लियर वेस्ट, प्लास्टिक। आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक को काफ़ी बार कई राज्य की सरकारों ने बैन किया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो प्लास्टिक हमें अपने गार्बेज डंप्स में, हमें हमारे फील्ड्स में, पार्क्स में, गार्डन में, सब जगह मिलता है। वो प्लास्टिक और उसके जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये चीज़ जो है हमें बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करने वाली है एज अ हेल्थ हजार्ड इन फ्यूचर, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। और कहीं ना कहीं इसका बैन जो हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं है, एक चेंज लाने के लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है जो ये जो स्टेप्स लिए जाते हैं। और काफ़ी समय तक के लिए परसिस्टेंट होने के बाद लास्ट में ये हेल्थ हजार्ड जो है बहुत बड़ा रूप लेके हमें इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो आगे बात करते हैं नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट की। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स विच आर ऑपोजिट ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, यानी कि जो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। इफ दिस प्रोसीजर ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन सच पोल्यूटेंट्स आर रेफर्ड टू एज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो हम बात करते हैं नॉन परसिस्टेंट, यानी ज्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं, वो घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, और इनको हम कहते हैं नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। और कुछ ऐसे भी पोल्यूटेंट होते हैं जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हम बात करें अर्थवॉर्म्स की, टेपवॉर्म्स की, तो ये जो होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं, हेंस दे आर आल्सो नोन एज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। फॉर अनदर पर्सपेक्टिव, पोल्यूटेंट्स जो है और भी 2 तरीके के होते हैं। ये तो फिलहाल दूसरा पर्सपेक्टिव था, एक दूसरा स्टैंड बाय था, जिसकी वजह से ये 2 जो टाइप्स हैं पोल्यूटेंट्स के, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट, ये बने। अब हम बात करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। आइए देखते हैं। Primary pollutants are those which remain in the form in which they were added in the environment. For example, DDT, plastic. तो जैसे कि हमने बताया कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एज इट इज अपने पहले फॉर्म में, जिस फॉर्म में उनको यूज किया जाता है, एज इट इज स्टार्ट क्रिएटिंग दी हजार्ड एंड विच एक्चुअली कॉजेज लेटर पोल्यूशन। तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनका जो बनते हैं ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अमंग्स देमसेल्फ, जैसे पैन बाय द इंटरैक्शन ऑफ NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली जब ये प्लास्टिक्स जो है और ज़्यादा, अगर आप बात करें कि जैसे आप कंसिडर कर ले फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, कि प्लास्टिक है, कोई भी पॉलीथीन बैग है, बहुत ज़्यादा डम्प्ड है, और वहाँ पे फर्टिलाइजर भी मिक्स हो रहे हैं जिसमें यूरिया है, और ये सब भी हम एक पोल्यूटेंट की तरह ही इनको जो है रिगार्ड करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों मिल के व्हेन दे क्रिएट अ सिंगल कंपोनेंट, अ सिंगल कंटामिनेंट पोल्यूटेंट, तो उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। व्हाई? बिकॉज इट हैज फॉर्म ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, तो आप देख रहे हैं कि कई सारे तथ्य हैं जिनकी वजह से, कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स के जो टाइप है वो अलग अलग है। हमने जाना परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट, हमने जाना नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। अगर हम दोबारा बात करें तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में जाना, और अब हम नेचर में जितना उनका ठहराव रहता है इस बेसिस पे जानेंगे और ज़्यादा टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो अगर हम क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो उनके हमें नाम से ही पता चल रहा है कि these substances are already present in the atmosphere but they become pollutant when their concentration level reaches to a particular level। जैसे कि हमने बात करी कि प्लास्टिक ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, हमें पता है कि वो हमें हज़ार्ड जो है आगे कैरी बहुत ज़्यादा करके देने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि ईज ऑफ गोइंग है, तो चीज़ें चल रही हैं और वो एज इट इज वर्क कर रहा है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट विल definitely give health hazards to our body and to the mankind। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो ये मैनमेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब जो होते हैं ये अगर आप फंगस की बात करें, एल्गे की बात करें, तो ये सब भी जो होते हैं ये होते हैं मैनमेड पॉल्यूटेंट्स, हेंस दे आर नोन एज क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। अगर ओरिजिन की बात करें
कि वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो बेसिकली आप ये जान रहे हैं कि क्या क्या तरह के पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स होते हैं वो होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड। अगर हम बात करें उनके नेचर ऑफ डिस्पोजल की, तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो भी आप कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो है डिग्रेड कर दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं इनटू द सॉइल और इनटू द नेचर, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और इसी का वाइस वर्सा होता है जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन की। इतने सारे टाइप्स को डिस्कस करने के बाद आपके साथ अब हम आ गए हैं हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर और क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। तो एयर पोल्यूशन, एज द नेम सजेस्ट, कि हवा में जो भी पॉल्यूटेंट अगर मिक्स हो जाए तो इट इज कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूशन, जिसके अभी हमने शुरुआत में भी बात करी कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे भारत के कई सारे राज्यों का, कई सारे जगहों का, राजधानी का भी बहुत ज्यादा गिर चुका है, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ सीन लाइक कि आप इमेजिन करिए कि यहाँ तक बात आ गई है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, एक लॉकडाउन क्रिएट किया जा सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल कि वो घर में रहें और ये चेन थोड़ा समय के लिए ब्रेक हो जाए और हवा में ज्यादा उनका इंटरेक्शन ना हो। तो आप समझ रहे हैं कि हम, दिस इज नॉट द फ्री एनवायरमेंट वेयर वी विश टू लिव. We are actually living in an environment, polluted environment, which is actually made by us, hence by. तो एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिसएडवांटेजियस कंटेंट इन सच क्वांटिटी एंड फॉर सच ड्यूरेशन दैट इट इज कैटास्ट्रोफिक। तो जैसे हमने भी आपको बताया एग्जैक्टली वही चीज यहाँ लिखी है कि ऐसी हद तक और इतनी ज्यादा मात्रा में कोई भी पॉल्यूटेंट जो एयर में मिल जाए, हवा में मिल जाए और इतना मिल जाए कि वो आपके लिए हेल्थ हजार्ड बन जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूशन। दैट इज टेंड टू बी कैटास्ट्रोफिक टू ह्यूमन हेल्थ, वेलफेयर, एनिमल और प्लांट लाइफ। वो इन सारी ही चीजों को जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू कर दे हेल्थ वाइज। तो ये चीजें जो है दैट इज कंसिडर्ड इनटू द एयर पोल्यूशन। It is the contaminants of air by the discharge of detrimental substances. Name of some air pollutants. अब हम बात करेंगे कुछ important air pollutants की, उनका क्या सोर्स होता है और क्या हेल्थ हजार्ड वो हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें तो इनका सोर्स होता है इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे व्हीकल्स और पावर प्लांट्स होते हैं, वहां से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। और इनका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमें लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। शुरुआत में भी मैंने आपको बात बताई कि जो एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर रही है, सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स हैं एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली जनरेटिंग दिस अनईजीनेस एंड अनकंफर्टेबिलिटी इन देयर बॉडी एंड हेंस दैट इज रिजल्टिंग इनटू दिस एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एंड अदर सीवियर हेल्थ हजार्ड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है ये निकलता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, कोयला वगैरह की बात करें तो इनको जब बर्न किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा आप पॉइजनस एक गैस कंसिडर की जाती है। अगर आप जान रहे हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं तब भी अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करें तो आप समझ रहे होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ज़्यादा हेल्थ हजार्ड इफेक्टिव उसके होते हैं। और अगर हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो इट कॉज अ सीवियर हेडेक, इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सीवियरनेस है इस पर्टिकुलर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट में। आगे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ही होता है and it causes vision problems, severe headache and heart strain. Suspended pollutants की बात करें तो दे आर वेहिकुलर, जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा काला धुआं छोड़ती हैं उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इनकी वजह से लंग इरिटेशन और ये खांसी वगैरह जो होती है, एस्थमा बेसिकली दैट इज कॉल्ड इन दी मेडिकल टर्म। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, ये देखने को मिलते हैं ड्यू टू दीज पर्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट्स। आगे बात करते हैं पर्टिकुलेट मैटर। तो दिस इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी और पुलमोनरी मल फंक्शनिंग को खत्म कर देता है ये। सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट से निकलता है ये, इरिटेशन होती है आईज में, थ्रोट में, एलर्जीज हो जाती हैं, कॉफ हो जाता है। स्मोक की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वांट टू हाईलाइट दिस क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट का क्या सोर्स है और कहाँ पे हमारा हेल्थ हजार्ड से एक्चुअली ये इफेक्ट कर रहा है। सो स्मॉग इज बेसिकली व्हाट, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर पोल्यूशन। लेकिन हमें ये भी पता है कि कई बार ये जो मैन मेड ये जो साइकी है कि हम पराली जला रहे हैं, हम पटाखे जला रहे हैं और बेसिकली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, एक सोर्स रोल प्ले करती है इस स्मॉग के बनने में। अगर हेल्थ इफेक्ट की बात करें
तो सीधे सीधे रेस्पिरेटरी, जितनी भी आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपकी ब्रीदिंग के इश्यूज़ हैं, सीवियर इश्यूज़, वो सब, और आई प्रॉब्लम्स, ये सब जो है आई स्मोक की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके पेशेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। इनका जो सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन किडनी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन इन आईज, नोज, थ्रोट, एस्थमा, हाइपरटेंशन एंड कार्सियोजेनिक इफेक्ट्स ऑन लंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एफसीएस की बात करें, रेफ्रिजरेटर, एसीज वगैरह से निकलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, विच एक्चुअली इज अ बिग हेल्थ हजार्ड। लेकिन अभी जैसे इस पर हमने चर्चा की ही थी, तो अभी ये हमारे लिए एट ईज है, इसलिए हमारे लिए ईजी है, बट आफ्टर इन फ्यूचर दिस इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ हेल्थ हजार्ड, जिसके लिए हम अभी सीरियस नहीं हो पाए हैं। तो आगे बात करते हैं अदर पॉल्यूटेंट्स आर कैडमियम, लेड, मर्करी, सिलिका, कोल डस्ट पार्टिकल्स एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, और इनके भी काफी सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हमारी बॉडी पे देखे जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स की बात करें, यानी कि किस तरीके से हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेजर्स तो बहुत होते हैं, बट बिफोर दैट वी नीड दैट नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा एक भी स्मॉल स्टेप है, वी एक्चुअली डोंट कंसिडर दिस थिंग वेरेवर वी आर डंपिंग द गार्बेज वेस्ट एनीवेयर वेयर वी फाइंड इट ईजी फॉर अस, और कहीं पे भी अगर हम कोई भी ऐसी चीज अगर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो पहले ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए ऑफ थिंकिंग दैट वी एक्चुअली व्हाट आर डूइंग इज एक्चुअली अ हेल्थ हजार्ड, दैट वुड बी एन हेल्थ हजार्ड, एंड दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग पोल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट। तो पहले ये साइके, ये टेंडेंसी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, देन ओनली एनी मेजर could be taken by any human or any other living organism in the direction of actually curbing the environment pollution. बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की, तो पॉलिसी मेजर्स बहुत सारे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसीजर, इंडस्ट्री के भी रूल्स होते हैं। अगर आपने अभी ये बहुत करंट न्यूज़ फैली थी, जब अभी ये छठ का त्यौहार मनाया गया है, बहुत ही पावन उत्सव है ये, बहुत 3 दिन का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। और दिल्ली में अगर बात करें तो यमुना नदी में इंडस्ट्रियल ये जो पूरा वाइट आपने फोम देखा था, झाग जैसा पानी देखा था, विच इज एक्चुअली अनरिजॉल्वेबल। अगर आप देखें ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में, कितनी इनसाइंटिफिक बात है कि कोई झाग यानी कोई फोम जो है वो पानी में मिल नहीं रहा है, तो वो कितना ज्यादा डेंस है, एंड दैट इज एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो ये इस तरीके का जो इंडस्ट्रियल रूल्स होते हैं, ये जो अपना डिस्चार्ज जो है वो पानी में, वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, विच इज एक्चुअली समथिंग विच इज अगेंस्ट लॉ, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, एंड देयर इज नो रूल, नो टर्म, नो आप कह सकते हैं कि कोई भी उनके ऊपर चार्जेस नहीं लग रहे हैं, कोई भी उनके ऊपर फाइन्स नहीं लग रहे हैं, कोई भी उनके ऊपर जो है वो एलिगेशंस नहीं लग रहे हैं कि वो इस चीज को करना बंद करें। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिलीज होते हैं वो भी अगर हम रोकें, उनके इंडस्ट्री के लिए जो लॉज हैं वो उसको अच्छे से बाइंड करके फॉलो करें, तो उसकी वजह से भी हम काफ़ी बड़ा कंट्रोल मेजर ला सकते हैं इन कर्बिंग द एनवायरमेंट पोल्यूशन। एंड कलेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म बाय डिफरेंट मेथड्स। एंड ऑल्सो ये जो भी हम अगर कोई भी पॉल्यूटेंट है, कोई भी जो भी कंटामिनेंट है, अगर उसको हम किसी अदर यूजफुल मेजर में चेंज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज वेलकम्ड एज अ कंट्रोल मेजर, एज एन इफेक्टिव कंट्रोल मेजर इन एक्चुअली कर्बिंग द एनवायरमेंट पोल्यूशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो NAMP यानी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी NAAQS, ये जो शुरू किए गए थे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कई बार पेपर में ये पूछे जा चुके हैं कि ये दोनों प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, इनका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्मॉल नोट बना सकते हैं, क्योंकि इसके पेपर में चांसेस जो है ज़्यादा है आने के। आगे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। Addition of certain substances such as organic, inorganic, biological, radiological to the water, which degrades the water quality and makes it unhealthy for use. तो पानी का अगर कोई भी स्तर है जो उसका जिसको कोई भी नॉर्मल यूज के लिए वो नहीं यूज किया जा सकता फर्दर, उसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। एंड इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सरफेस वाटर, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर, सी वाटर, ओशन वाटर, ये सब कुछ जुड़ता है इन दी वाटर पोल्यूशन। सोर्सेज की बात करें तो पॉइंट सोर्सेज हैं, दे आर डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स द वाटर बॉडीज फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ पोल्यूशन एंड दस इजी टू रेगुलेट। नॉन पॉइंट सोर्सेज की बात करें तो दीज सोर्सेज आर रिलेटेड टू मेनी डिफ्यूज सोर्सेज, जो डिफिकल्ट होते हैं रेगुलेट करने के लिए और जो बेसिकली मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, सी वाटर एंड ओशन वाटर। सम ऑफ दीज सोर्सेज, कुछ सोर्सेज की बात करें तो इंडस्ट्रियल, कम्युनिटी वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, पल्प। एग्रीकल्चरल सोर्सेज हैं,
थर्मल पोल्यूशन, जैसे अभी हमने आपको बताया, डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर बाय थर्मल पावर प्लांट्स कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, और इसकी वजह से जो फिशेज होती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जब भी ये फोम और ये हॉट वाटर जब वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है तो पानी की जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो उसके कंटेंट को खींच लेती है, खत्म कर देती है, और एक्वेटिक लाइफ जो है दैट कम्स टू एन एंड। अगर हम बात करें मरीन पोल्यूशन में, तो इसमें रिवर डिस्चार्ज, मैन मेड पोल्यूशन ऑफ ऑयल स्पिल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे these are some point sources which is actually causing the water pollution. Effects की बात करें तो an excessive amount of mercury in water can cause Minamata disease in humans. Minamata disease का काफ़ी बड़ा डिजास्टर हो चुका है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो चुका है इन हिस्ट्री। बात करें, मिनीमाटा डिजीज एक बीमारी है जो ह्यूमंस और ड्रॉपसी में यानी फिशेस में पाई जाती है, और फिशेस से ये ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती है जब भी वो उस फिश का कंजम्पशन करते हैं। इसमें ये बीमारी जो होती है वो होती है पानी में ज़्यादा मरकरी की क्वांटिटी होने से। लीड इन लार्ज अमाउंट कैन कॉज डिसलेक्सिया, ये भी एक बीमारी है जो लीड जो सब्सटेंस होता है अगर वो पानी में ज़्यादा प्रेजेंट हो तो डिसलेक्सिया हो जाता है। कैडमियम पॉइजनिंग कॉजेज इटाई डिजीज, तो ये इस तरह के कुछ हार्मफुल, वेरी हार्मफुल जो है वाटर पॉल्यूटेंट है जो ये पर्टिकुलर बीमारियां जो है प्रोड्यूस करते हैं इन ह्यूमन बॉडीज। Polluted water has less amount of dissolved oxygen content which is important for sensitive organisms, thereby eliminates sensitive organisms. जैसे मैंने आपको बताया, aquatic life comes to an end when dissolved oxygen is ended by the water pollutant. Excess of nitrate in drinking water is dangerous for environment and human health. Excess fluoride causes, तो हम ये देख रहे हैं कि पानी में कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या दिक्कतें होती हैं अगर वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर पानी में नाइट्रेट ज़्यादा है पीने के पानी में, तो छोटे बच्चे जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट्स जो होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये हज़ार्ड होता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होता है अगर हमारे किसी भी डाइट में या पानी में, तो उससे हमें मस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और हमारे टीथ में डिफॉर्मिटी आ जाती है। इसीलिए हम लोग प्रेफर भी करते हैं कि ऐसे हम लोग टूथपेस्ट और गम्स यूज़ करें जो बेसिकली हमें फ्लोराइड लेस हो और उनके कंटेंट में कहीं पे भी इंग्रेडिएंट्स में फ्लोराइड ज़्यादा प्रेजेंट ना हो, बिकॉज एक्चुअली दैट कम्स विद टीथ डिसफॉर्मिटी इन फ्यूचर और विद एक्सेसिव यूज। हार्डनिंग ऑफ बोन्स और पेनफुल जॉइंट्स, ये सब भी जो है वाटर पोल्यूशन की वजह से, अगर आप देखें तो इस समय ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और प्रिवेलेंट, जो प्रिवेलिंग कह सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रिवेलिंग डिजीज बन चुका है जॉइंट पेन एंड बॉडी पेन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स। और आप सोच भी नहीं सकते कि दिस कुड बी अ सोर्स फ्रॉम वाटर पोल्यूशन विच एक्चुअली वी डू। तो ये एक बहुत एक सीरियस इशू है which needs to be actually focused upon. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, बात करते हैं ईयू की। तो ईयू मीन्स हेल्दी एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि हेल्दी न्यूट्रिशन जो होता है दैट कंसिस्ट्स एंड कम्स अप विद दिस वर्ड, द इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज कॉजेज इन यूट्रोफिकेशन। यानी अगर वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स में उनमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर उनमें इम्प्रूवमेंट हो तो हम उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट डिस्चार्ज, agricultural waste, land drainage, industrial waste in a water body. This leads to a rapid increase in nutrients in the water body that initiates early aging of water bodies. पानी की जो एजिंग है, वाटर एजिंग की बात करें, वो जल्दी खराब और बूढ़ा, यानी बूढ़ा एजिंग, आप पानी में बूढ़ेपन की आप उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन एजिंग का यहाँ सेंस उससे नहीं है। यहाँ एजिंग का सेंस जो है वो पानी की क्वालिटी खराब होने से है, और जो वंस हो जाती है दैट इज फॉर एवर। तो ये जो होती है ये इस वजह से होती है क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक रेगुलर हाउसहोल्ड वाटर डिस्चार्ज जो किया जाता है वाटर बॉडीज में, दैट एक्चुअली कम्स अप विद द राइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी व्हिच इज रादर मोर देन नीडेड। इस वजह से इस पूरे प्रोसीजर को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और कहीं ना कहीं वाटर बॉडी जो है जल्दी एज होने लगती है। So control measures, talking about the control measures, usage of water should be minimized by changing the techniques involved. हमें पानी का जो है कम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं which actually saves water, we should focus over that. Recycling and treatment of water should be used to the maximum extent possible. The quantity of discharge of wastewater can be minimized. Excess use of pesticides और fertilizers को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वाटर पोल्यूट होता है जब भी बारिश होती है, तो ये सारा जब को है सब कुछ जो है ड्रेन होता है पानी वाटर बॉडीज में जाके। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एनिमल रेसिड्यूज एज फर्टिलाइजर्स। तो इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स को हम अगर कंसिडर करें तो वी कुड come to actually a start of ending water pollution and many more such pollutions. Soil pollution की बात करें तो addition of unwanted substance to the soil जो नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली ओवर सॉइल एंड रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्टिविटी, यानी इसकी फर्टिलिटी को वो कम कर देता है, उसको हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल बैलेंस ऑफ सॉइल
and deteriorate the quality, texture and mineral content are called soil pollutants. Use of fertilizers, pesticides, insecticides, dumping of solid waste, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. एंड ऑल्सो द अदर एंथ्रोपोजेनिक सब्सटेंसेस कॉज दिस कॉज सॉइल पोल्यूशन. अगर सोर्सेज की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें कि हम लेड, कैडमियम, मर्करी, अल्कलीज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स, ये सारा जो है मिट्टी में मिलता है, इसकी फर्टिलिटी को जीरो कर देता है. एंड दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द लेस रेट ऑफ quality or the quantity of the crops which we get, the crops which are actually harvested. Agricultural waste, fertilizer, pesticide, insecticide, manures, discarded material and radioactive elements and plastic bags, of course a very important role of pollutant which actually plays in the soil pollution. Effects की बात करें तो बहुत सारे effects हैं which actually plays wrong effects on our society and gives bigger health hazards. Agriculturally इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड्स कम हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सॉइल इरोजन और सैलिनिटी बढ़ जाती है. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि अगर आप की जो जितनी ज़्यादा मात्रा में हमें चीज़ें हमें चाहिए, क्रॉप्स चाहिए हार्वेस्टेड, वो मिल नहीं रही है, तो दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन अगर हम देखें तो लो क्रॉप यील्ड्स, ये सब रिजल्ट करता है इनटू दैट एंड दैट क्रिएट्स अ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. क्योंकि हमें जितना हार्वेस्ट करना है, जितना हम उसमें इनपुट दे रहे हैं, अगर उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है तो दैट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस. और फ्लोरा एंड फौना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड फर्दर इंक्रीज जो है वो उनका रुक जाता है. Problems in urban areas like clogging in drains, release of gases, foul smells and problem in waste water management, ये सब भी हो जाता है अगर हमारा सॉइल पोल्यूशन हो तो. ड्रेन्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं, फोल स्मेल्स हो जाती हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, बायोमैग्निफिकेशन एंड पॉल्यूटेंट गैसेस कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम. तो इस तरीके से ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं ये होते हैं सॉइल पोल्यूशन के. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर्स जो हम ले सकते हैं एज initiative steps, as beginners step in curbing soil pollution. Afforestation, planting more trees, reforestation and using of organic farming. तो ये सब हम एक बहुत important step है जो consider किया जाता है as a control measure in curbing soil pollution. Solid waste management and reduction of waste from the construction area. Stop the use of plastic bags and use bags of degradable material like paper and cloth. And biomedical waste should be collected and incinerated in incinerators. ये जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, यूज्ड इंजेक्शन सिरिंजेस होते हैं, ये सारे जो हैं हम लोग ऐसे ही खुले में सॉलिड डंप कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए. दे शुड बी यूजिंग द इंसिनरेटर्स जहाँ पे उनको बायोमेडिकली जो है डंप किया जाना चाहिए, जिससे कि वो कोई भी हेल्थ हजार्ड किसी की भी कहीं पे भी किसी भी नेचुरल बॉडी में यानी पानी में, एयर में, सॉइल में, कहीं पे भी किसी भी तरह से वो कोई भी इफेक्ट ना दे सके. तो इस तरीके से हमने जाना व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, कैसे उन्हें हमें इफेक्टिवली कर्ब करना है, कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लेने हैं, क्या क्या हेल्थ हजार्ड वो हमें दे रहे हैं. हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करी मेन इंपॉर्टेंट एयर और वाटर पोल्यूटेंट्स की, उनसे जुड़ी क्या क्या बीमारियां होती है और क्या क्या हेल्थ हजार्ड होते हैं. कई बार पेपर में ये पूछे जाते हैं. कई ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा लेकर आ जाते हैं. तो इसी तरह से हमने बात की आज ऑल अबाउट एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा ही थ्योरेटिकल सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपने अपना साथ यहाँ तक बनाए रखा होगा. इसी के साथ शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे आपसे अगले इंपॉर्टेंट जीएस वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर चैनल. टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज.